हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, दैट इज द वीबीटी। वीबीटी को हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी। इसकी फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये एडवांस थ्योरी है, किससे? वर्नर थ्योरी से, उससे एडवांस थ्योरी है। इसको दिया था पोलिंग ने। पोलिंग इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट इन 1931। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को की बॉन्डिंग को समझाने वाली थ्योरी है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पोलिंग ने इसको 1931 के अंदर डिस्क्राइब किया था। अब ये जो थ्योरी है, जैसे वर्नर थ्योरी थी उसके अंदर पोस्टुलेट थे, अजम्पशन थी, वैसे ही इस थ्योरी के अंदर पोलिंग ने कुछ अजम्पशन दी हैं, यानी कि कुछ पोस्टुलेट हैं इसके भी। वो अजम्पशन मैं एक बार लिख रहा हूं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग को समझेंगे इसके बेसिस पर। अब अजम्पशंस कौन सी थी? तो सबसे पहली अजम्पशन, इस थ्योरी ने माना कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, जिसके अंदर लिगेंड है वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं टू मेटल एटम। मेटल एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो इस थ्योरी ने क्या बताया कि इसके अंदर लोन पेयर है, जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे टू सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और इसके अंदर लिगेंड के पास तो लोन पेयर होना जरूरी है और मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने जरूरी है, वैकेंट ऑर्बिटल। और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, जो मेटल के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होने जरूरी है, वो वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के होने चाहिए, यानी कि हाइब्रिडाइज होने चाहिए, इक्वल एनर्जी के होने चाहिए, या मैं बोलूं हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली जो मेटल है, जितने लिगेंड होंगे अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है मतलब 4 लिगेंड है, तो मेटल को अपने 4 वैकेंट ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे और वो वैकेंट ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे और इक्वल एनर्जी के बन जाएंगे। उसके अंदर लिगेंड है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, और उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ये अगर ओवरलैपिंग की वजह से बना है तो ये कैसा बॉन्ड होगा? कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे ये, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड होगा। कहने का मतलब ये हुआ, हम लिखेंगे कि इसके अंदर मेटल एटम है, मेटल एटम और आयन मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी according to the coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने लिगेंड है उसके अकॉर्डिंग मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए इक्वल एनर्जी के। मतलब जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज करेंगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर होगी? वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज करेंगे, वो इंटरमिक्स होंगे, ना कि भरे हुए ऑर्बिटल्स। तो ये इंटरमिक्स होंगे, यानी कि इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो क्या क्या होगी? तो देखो, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी? sp। एक s का ऑर्बिटल यूज होगा और एक p का ऑर्बिटल यूज होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं या शेप की बात करूं, ज्योमेट्री की बात करूं, तो वो यहां पे क्या होगी? लीनियर ज्योमेट्री होगी, जैसा आपके केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा था, सेम उसी तरह से। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आया 3, तो एक s का ऑर्बिटल, 2 p के ऑर्बिटल, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट अपने पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल। अब इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसके अंदर 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं। एक तो sp3 हुई तो ज्योमेट्री होगी या स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। दूसरी इसके अंदर जो ज्योमेट्री होगी वो होगी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी dsp2। एक डी का ऑर्बिटल यूज हो जाए, एक एस और 2 पी, तो अगर ये हाइब्रिडाइजेशन हुई तो उस टाइम पे हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी, स्ट्रक्चर होगी, वो क्या होगी? स्क्वायर
प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये ज्योमेट्री होगी। अब इसके अंदर जो डी का ऑर्बिटल यूज होगा, डी का जो ऑर्बिटल यूज होगा, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो यहां पे जो ऑर्बिटल यूज होगा वो होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो आपके पास ज्योमेट्री होगी वो हो सकती है sp3d या dsp3। वो अभी हम देखेंगे कि ये डी मैंने पहले क्यों लिखा, ये बाद में क्यों लिखा, क्योंकि इनर वाला डी ऑर्बिटल यूज होता है। एग्जांपल के साथ आपको समझ में आएगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे जो डी का ऑर्बिटल यूज होगा वो होगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, एक s 3p, यानी कि कितने हो गए 4, और 2 डी के ऑर्बिटल यूज होंगे, या d2sp3। इसमें फर्क है, मैं आगे लिख रहा हूं या डी को या पीछे लिख रहा हूं वो भी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। यहां पे जो डी के ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो यूज हुए हैं एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो ये आपको पता है, पहले से पता है ये तो, कि कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होगा तो हाइब्रिडाइजेशन ये होगी और उसकी ज्योमेट्री उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहने वाली है। अब हम एग्जांपल से समझेंगे। इसके अंदर देखो क्या होगा, अगर ये अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, अगर अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो स्पिन कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो देखो पहले हाफ स्पिन थी, अब ये हाफ माइनस हाफ आ गई तो 0 हो गया। इसका मतलब स्पिन पेयर्ड हो जाएंगे और उसको हम बोलेंगे ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। आपको एक एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके अंदर देखो, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो किसी कॉम्प्लेक्स का म्यू, जिसको म्यू को मैं बोलता हूं मैग्नेटिक मूवमेंट, वो बराबर होगा √n into n+2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इज द यूनिट एंड n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, ये अजम्पशन है और ये उनका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि इस थ्योरी ने क्या क्या बताया, इसकी क्या कमियां रहेगी और कैसे हम इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो ये सारी चीजें, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेटल है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि मेटल आयन हो या एटम हो, उसके हमें वैकेंट ऑर्बिटल देखने हैं और जितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए जितने मेरे पास लिगेंड है, और वो हाइब्रिडाइज करेंगे इक्वल एनर्जी, और लोन पेयर उसमें अपने लोन पे जो लिगेंड है वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, उसकी वजह से बॉन्ड बनेगा। अब लोन पेयर डोनेट कर रहा है मतलब ये एक स्पेसिफाइड ज्योमेट्री होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई है, स्पेसिफाइड ज्योमेट्री होगी। अगर स्पेसिफाइड ज्योमेट्री होगी इसका मतलब इसके अंदर एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है कॉम्प्लेक्स की, लिगेंड जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो अब मैं एक एग्जांपल से समझता हूं, 2 एग्जांपल लेता हूं मैं, उससे सारी चीजें क्लियर करता हूं। देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे COF6 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, 3 नेगेटिव आएगा, 3 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताना है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बेसिकली वो होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। और अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, ये सारी चीजें हमें बतानी है इसके अंदर। तो सबसे पहला काम क्या होगा इसके अंदर, COF6 3 नेगेटिव है, इसके अंदर हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जब मैं मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं तो देखो क्या होगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, x मान लूंगा, +6 लिगेंड है, -1 चार्ज है और टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -3, यानी कि x = आ गया +3। इसका मतलब ये हुआ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब देखो अगर मैं बात करता हूं कोबाल्ट की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 27, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सॉरी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 4s2 3d7, 4s2 3d7। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए।
जब कोई स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबसे पहले आउटरमोस्ट सेल से, बाहर वाली सेल से, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए एस से, यानी कि हो गया 4s0, और 1 इलेक्ट्रॉन निकला 3d से, तो ये हो गया 3d6 4s0। इसके साथ 4p भी होगा, लेकिन उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0, क्योंकि ये 4 आया हुआ है। यहाँ पे अपने पास क्या है, n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो 4s है तो 4p भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0। अब ये जो ऑर्बिटल है, ये जो आपके पास 3d है, ये 3d ऑर्बिटल बनाते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं कि इस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो देखो ये मैंने बनाया 3d ऑर्बिटल, d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, मैंने बना दिए। उसके बाद ये मैंने बनाया 4s, और ये मैंने बना दिया 4p। ये मैंने बनाया 3d, ये है 4s, और ये हो गया 4p। अब d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, तो 1 2 3 4 5 6 डाल दिए मैंने, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या बना दिए, एटॉमिक, इसके जो ऑर्बिटल हैं वो ऑर्बिटल बना दिए। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था तो इसका मतलब मेरे पास 6 लिगेंड है, 6f नेगेटिव है, 6f नेगेटिव है, तो 6f नेगेटिव के लिए हमें 6 ही क्या चाहिए, ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। कैसे, 6 ऑर्बिटल चाहिए खाली, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो देखो एक तो s का ये रहा, 3p के ये रहे, और 4d भी एग्जिस्ट करता है, तो 4d भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये हो गया 4d, ठीक है। अब मेरे को कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक ये हो गया, 3 ये हो गए, 3 और 1 4, और 2 6, यानी कि ये 6 के 6 ऑर्बिटल हैं, s के 2, p के 3 और d के 2। ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ये अपने इक्वल एनर्जी के 6 ऑर्बिटल बना देंगे। छह ऑर्बिटल बन गए इक्वल एनर्जी के। अब ये जो 6 ऑर्बिटल बने इनका नाम क्या है, तो हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, एक s मिक्स किया है, 3 p ने मिक्स किए हैं, और 2 d ने, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d2, ठीक है। अब क्या होगा, जो फ्लोरीन है f नेगेटिव, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डाल देगा, f नेगेटिव, और इसी तरह से f नेगेटिव, ठीक है। मैंने ये ऐसे दिखा दिया क्रॉस से कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, हाइब्रिडाइजेशन वही sp3d2, और अभी मैंने लिखा था अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपके पास इसकी ज्योमेट्री होगी, वो होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट बात, अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो देखो क्या होगा, इसके अंदर ये सारे जो d ऑर्बिटल यूज हुआ है वो d ऑर्बिटल बाहर वाला यूज हुआ है, यानी कि 2 d ऑर्बिटल, एक 3d है एक 4d है अपने पास, तो 4d ऑर्बिटल यूज हुआ है, मतलब nd वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिस इज द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल क्यों बोला, आउटर मतलब बाहर वाला ऑर्बिटल, यानी कि 4d, अगर nd यूज होता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर n-1d ऑर्बिटल यूज होता है, n-1d कौन सा, अगर 3d यूज होता, 3d के d के 2 ऑर्बिटल यूज होते तो हम इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो वो कैसे चेक करेंगे, अगर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक है। अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे क्या है, डायमैग्नेटिक। तो ये कैसा है, तो ये हमारे पास बना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, अगर मैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहूं, अगर मैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालता हूं म्यू, तो किसके बराबर आएगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, वो बराबर आएगा अंडर द रूट n इंटू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो ये बताओ ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो देखो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, तो ये इसकी नेचर क्या होगी, पैरामैग्नेटिक है। अगर ये पैरामैग्नेटिक है
तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम यहां से निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे अंडर द रूट एन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, यानी कि एन की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2, यानी कि 24 अंडर द रूट बोर मैग्नेट। दिस इज द म्यू। तो ये इसके लिए म्यू की वैल्यू आ गई, यानी कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आई। ये एक एग्जांपल था अपने पास COF6 3 नेगेटिव का। अब एक सिमिलर एग्जांपल और लेता हूं मैं लेता हूं कि यही कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स लिया CO NH3 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स ले लिया, बस इसके अंदर लिगेंड चेंज है, इसके अंदर हमने फ्लोराइड लिया था और इसके अंदर अमोनिया है, न्यूट्रल लिगेंड। अब अगर मैं इसका इस बेसिस पे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया, जो उसकी एजम्पशन थी, उसके बेसिस पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, निकालता हूं कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले कोबाल्ट है और मेरे को पता है कोबाल्ट है, सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो X प्लस 6 मेरे पास लिगेंड है जिनके ऊपर चार्ज 0 विल बी इक्वल टू +3। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, ये हो जाएगा X इज इक्वल टू +3। इसका मतलब ये हो गया कि कोबाल्ट यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। अब कोबाल्ट की जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी 4s2 3d7 और 3+ के अंदर 3d6 4s0 4p0 4d0, यानी कि मैं लिख दूं यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। ठीक है, यही होगी सिमिलर जैसा केस ये बना था। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं ऑर्बिटल बनाता हूं। अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊं तो देखो ऑर्बिटल बनेंगे मेरे पास, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल बना दिए, उसके बाद एस के अंदर 1 ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, ये हो गया आपके पास 3d 4s 4p। ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगा। अब इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, भर दिए, और ये सब क्या है, खाली। अब लिगेंड मेरे पास कितने हैं, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब 6 लिगेंड है। अब 6 लिगेंड है तो 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए इक्वल एनर्जी के, यानी कि हाइब्रिडाइज वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6। तो देखो इसके अंदर हम क्या करवाते हैं कि पेयरिंग करवाते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देंगे। क्वेश्चन उठ रहा होगा इसके अंदर पेयरिंग क्यों नहीं करवाई, यहां पे पेयरिंग क्यों करवा दी। वीबीटी की सबसे बड़ा फेलियर यही था, मैं अभी डिस्कस करूंगा, अभी एक बार देखना आप। अगर मैं इसको पेयर करवाता हूं तो नया मेरे पास जो ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, डी का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ये पेयर हो गए, ये तो पेयर थे ही, ये वाले पेयर अप हो गए और ये वाले पेयर अप हो गए, ये 2 ऑर्बिटल खाली बच गए, ये रहा 4s और ये रहा 4p, 3d 4s 4p। ठीक है, अब क्या करेंगे कि मेरे पास 6 लिगेंड है अमोनिया के, तो अमोनिया के 6 लिगेंड आएंगे और वो अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब ये सारे के सारे अब कंबाइन हो गए और कंबाइन होके इक्वल इंटरमिक्स हो गए, इंटरमिक्स होने के बाद इक्वल एनर्जी के बन जाएंगे ऑर्बिटल, और इसके अंदर जो अमोनिया है वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इस तरह से 6 अमोनिया, यानी कि NH3 NH3 NH3, यानी कि ओवरलैपिंग हो रही है अमोनिया के ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल के साथ। मैं इसको क्रॉस से दिखा रहा हूं यहां पे, ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ये अमोनिया से आए। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, देखो हाइब्रिडाइजेशन होगी, डी के 2 ऑर्बिटल यूज हुए अंदर वाले, 1 s और 3 p। हाइब्रिडाइजेशन होगी आपके पास D2sp3 और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई तो इसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ये होगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन दोनों कॉम्प्लेक्स को, इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp3d2, इसकी है D2sp3, इसके अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, 3d वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसके अंदर बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ था, तो यही डिफरेंस हो गया इन दोनों के अंदर। अंदर वाला ऑर्बिटल जब यूज होता है, यानी कि 3d ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आती है, अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज होता है, यानी कि n-1 डी ऑर्बिटल यूज होता है, तो हम बोलेंगे ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो आप क्या बोलोगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसका मतलब ये कैसा है, डायामैग्नेटिक।
अगर मैं आपसे पूछूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है n×n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, और n इज द अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 0, यानी कि n की वैल्यू हो गई 0, तो म्यू की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 बोर मैग्नेट्रॉन। तो अब देखो, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या हुआ। ये हमने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ की, इसके अंदर हमने देखा इसके अंदर तो पेयरिंग हो गई और इसके अंदर पेयरिंग नहीं हुई। जब वीबीटी से पूछा गया तो वीबीटी ने जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है इस तरीके से वीबीटी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। वीबीटी ने इससे उल्टा एक्सप्लेन किया था। इससे उल्टा कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है और जहां पे इलेक्ट्रॉन बचे उससे मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला है। लेकिन वीबीटी जब आई थी नई तो उन्होंने ऐसे बताया कि आप एक्सपेरिमेंटल डाटा बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट का। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सपेरिमेंटल डाटा आया अंडर द रूट 24। तो ये थ्योरी है उल्टी चली, यानी कि इसने अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाले। पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन आए 4, तो उसने बता दिया कि ये वाली स्ट्रक्चर होगी, हाइब्रिडेशन होगी sp3d2 और स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल। इस थ्योरी ने पूछा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना एक्सपेरिमेंटली, तो मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेरिमेंटली 0 आया। अगर एक्सपेरिमेंटली 0 था तो इस थ्योरी ने बोला ये पेयर अप हो जाएंगे, और ये पेयर अप हो जाएंगे तो इस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी d2sp3, और ये इसकी ज्योमेट्री होगी, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, वो होगी ऑक्टाहेड्रल। अब क्वेश्चन फिर वही उठता है, सर हमें कैसे पता लगेगा, मेरे को कैसे पता लगेगा कि कब पेयर करवाऊं या कब पेयर ना करवाऊं, यानी कि ये पेयर हुआ तो क्यों हुआ और ये पेयर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। उसका कारण है ये थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाती, इसकी लिमिटेशन है ये। लेकिन हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम नेक्स्ट थ्योरी का यूज करेंगे, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी। उनसे हमें पता चला कि ये वाला जो अमोनिया लिगेंड है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसलिए पेयर करवा देता है। ये जो आपके पास F नेगेटिव था, ये था वीक फील्ड लिगेंड, और ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करवा पाता। पेयर अप नहीं करवा पाता तो इसके अंदर पेयरिंग नहीं होती, सिंपल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है, और इसके अंदर पेयरिंग हो जाती है तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनती है। दूसरी बात, अब मेरे को पता कैसे चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन वीक फील्ड, तो इससे अगले वाली थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ को। तो हम क्या करेंगे, इस थ्योरी के अंदर ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, लेकिन हम अपने क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए, ताकि हम क्वेश्चन पे इजीली अप्रोच कर सकें, मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पहले पढ़ा रहा हूं, उस थ्योरी से भी पहले, मतलब इस थ्योरी ने नहीं दी थी ये सीरीज, उससे पहले पढ़ा रहा हूं, जो सीएफटी ने और लिगेंड फील्ड थ्योरी ने दी थी। उस सीरीज को पढ़ाने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि कब पेयरिंग करवानी है कब पेयरिंग नहीं करवानी, और हम इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यानी कि ये थ्योरी तो उल्टी चली थी, लेकिन हम इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब एक और बात इसके अंदर रह गई, वो क्या है, इसके अंदर पूछा जाता है कई बार कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। तो लो स्पिन और हाई स्पिन से समझते क्या हो, देखो भाई स्पिन का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो हम मान के चलते हैं कि अगर अपवर्ड स्पिन है तो इसकी स्पिन होगी +½ और डाउनवर्ड है तो होगी -½ अगर मैं बोलूं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन की बात करूं, देखो अगर मैं बोलता हूं लो स्पिन या हाई स्पिन, हाई स्पिन का मतलब है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उनकी टोटल स्पिन ऐड हो जाएगी। जैसे इसके अंदर बात करूं, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन के साथ हैं, तो यहां पे जो स्पिन होगी वो कितनी होगी, 4 × ½ यानी कि 2। अगर इसकी बात करूं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो इसकी +½ इसकी -½ यानी कि 0, इसकी +½ इसकी -½ यानी कि 0। तो इसकी जो ओवरऑल स्पिन होगी, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो स्पिन कम हो जाएगी, अगर स्पिन कम हो जाएगी तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्पिन कम हो गई तो इसको हम बोलेंगे ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड नेक्स्ट वन इज द, इसको हम बोलेंगे ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके कंपैरेटिव इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई है। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती तो स्पिन ज्यादा रहती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी बातें क्लियर हुई। एग्जाम के अंदर हमें ये कंपाउंड दे दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, और इसमें से कोई भी बात पूछ ली जाएगी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, तो इसके थ्रू जाना है। बस अब बात ये बची कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन वीक फील्ड लिगेंड है। तो मैं अभी आपके सामने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख रहा हूं, और उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो पेयर करवा देंगे, वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो पेयर नहीं करवाएंगे। लेकिन दोबारा से बता रहा हूं, ये बात इस थ्योरी ने नहीं बताई थी, ये जो नेक्स्ट एडवांस थ्योरी है उनसे पता लगा था, तो इसलिए आपको एग्जाम के अंदर
अगर वीबीटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है तो ये बात मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड, सिर्फ आइडेंटिफाई करो और उसके बाद अपना क्वेश्चन सोल्व कर दो। अब मैं लिख रहा हूं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ को बताती है कि किसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी फील्ड स्ट्रेंथ कम है। तो मैं यहां पे एक सीरीज लिख रहा हूं, सबसे कम फील्ड स्ट्रेंथ आई नेगेटिव, उसके बाद Br नेगेटिव, उसके बाद SCN नेगेटिव, और उसके बाद आपके पास आएगा Cl नेगेटिव, आफ्टर दैट S2 नेगेटिव, F नेगेटिव, उसके बाद F नेगेटिव के बाद OH नेगेटिव, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट के बाद आएगा अपने पास H2O अमाइन, H2O, उसके बाद अमोनिया NH3, उसके बाद इथाइलिन डाइअमाइन इन, और उसके बाद NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव एंड CO। ये आपके पास सीरीज है। इसके अंदर सबसे कम लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती है I नेगेटिव, और सबसे ज्यादा होती है CO और NO पॉजिटिव की। यानी कि मैं बोल सकता हूं देखो इसके अंदर जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है, याद रखने का तरीका, अब इतनी बड़ी सीरीज याद कैसे रखें, तो याद रखने का तरीका है, देखो ये सारे इस साइड हेलोजन आ रहे हैं, लगभग हेलोजन या सल्फर डोनर जो एटम है, देखिए हेलोजन है, ये हेलोजन है, ये सल्फर से डोनेट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि हेलोजन यानी कि X नेगेटिव आ जाए, या सल्फर डोनर हो जो सल्फर से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, उनकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। इसके बाद ऑक्सीजन डोनर, जैसे OH नेगेटिव आ गया, ऑक्सीलेटो आ गया, H2 आ गया, ये ऑक्सीजन डोनर है, तो ऑक्सीजन डोनर, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, और सबसे ज्यादा जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो कार्बन डोनर की, जैसे CO, CN नेगेटिव। तो हम लिखेंगे, देखो आपने पढ़ा है, देखो अगर मैं इसको एक सिंपल ट्रिक बताऊं याद करने की 12th लेवल पे, तो देखो ये है हाथ, इसको H को मतलब हेलोजन मतलब हाथ, कान और नाक। अब कान और नाक ऊपर होते हैं, बॉडी पार्ट्स के अंदर ऊपर होते हैं, और हैंड यानी कि हाथ नीचे होता है। तो जो बॉडी पार्ट ऊपर होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि कान, कान से C, N से नोज, यानी कि आपके पास कान और नाक वाले जो लिगेंड होंगे, यानी कि जो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ये होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो हेलोजन डोनर होंगे वो होंगे वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन इसमें भी एक बात और याद करने की है, देखो अगर मैं 3D सीरीज के एलिमेंट ले रहा हूं, 3D सीरीज कौन सी है, 4th पीरियड डी ऑर्बिटल, यानी कि स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक तक, ठीक है, ये 3D सीरीज है आपके पास। अब ये 3D सीरीज है, अगर 3D सीरीज का कोई मेटल है, 3D सीरीज का कोई मेटल है और उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 3D सीरीज का कोई एलिमेंट है और उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मेटल है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो अमोनिया, ये रही अमोनिया, अमोनिया के इस साइड वाले सारे होंगे वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, और अमोनिया भी वीक फील्ड लिगेंड होगी। और अमोनिया के बाद, यानी कि अमोनिया के बाद जितने भी जो बच गए वो सारे के सारे होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। +2 की बात कर रहा हूं, ये अगर +3 आ जाए, मेटल +3 के अंदर आ जाए, तो अमोनिया बन जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अमोनिया हो जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो आपके पास वाटर हो जाएगा ये इस साइड वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, देखो मेटल +2 के अंदर अमोनिया है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करती है, यानी कि मेटल +2 के अंदर अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है, मेटल +3 के अंदर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है 3D मेटल की, तो वहां पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट +3, ये वाला केस है, इसके अंदर देखो कोबाल्ट +3 एक्सेप्शन है, कोबाल्ट +3 के अंदर H2O हुआ और ऑक्सिलेटो हुआ, H2O और ऑक्सिलेटो। देखो अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसके पीछे वाले वीक फील्ड लिगेंड होने चाहिए, लेकिन कोबाल्ट +3 के अंदर H2O और ऑक्सिलेट ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं, जबकि
+2 के अंदर ये वीक फील्ड है, यानी कि H2O और ऑक्सीलेटर 2 नेगेटिव, ये वीक फील्ड लिगेंड है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट के साथ, +3 के अंदर स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो ये एक कंक्लूजन था। अगर मेरे पास 4D या 5D सीरीज के एलिमेंट है, 4D या 5D यानी कि इससे नीचे वाली सीरीज के अगर मेटल है, तो सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, कोई वीक फील्ड नहीं, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। याद रखने वाली बात यह है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 3D मेटल है, तो अमोनिया तक के लिगेंड, अमोनिया भी वीक फील्ड लिगेंड होगा, +3 के अंदर अमोनिया स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, बात खत्म। 4D 5D आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार इसको आप नोट कर लें कि अमोनिया तक +2 के अंदर ये वीक फील्ड लिगेंड, +2 के अंदर, लेकिन +3 के अंदर अमोनिया स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, ये आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी। अब मैं 2 एग्जाम्पल और करवा रहा हूं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन आप खुद असाइनमेंट से करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन लेते हैं। NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव, आपको बताना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, इसकी स्ट्रक्चर कितनी क्या होगी, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सारी डिटेल बतानी है। पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, ये कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला काम इसके अंदर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं तो देखो X निकिल +4 Cl है, एक पे -1 चार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 चार्ज, यानी कि X = +2, यानी कि यहाँ पे निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर मैं निकिल की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 4s2 3d8, यही होगी। अगर मैं निकिल +2 की बात करूं, +2 के अंदर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी, इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो आउटरमोस्ट सेल से जाते हैं। अब आउटरमोस्ट सेल से जाएंगे तो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से जाएंगे तो 4s2, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहां पे अपने पास 3d8 4s0 4p भी होगा, उसके अंदर भी 0 और 4d के अंदर भी 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या करें, इसके क्रोस्पोंडिंग हम क्या बना लें, ऑर्बिटल बना लें। डी के क्रोस्पोंडिंग मैंने ऑर्बिटल बना लिए, 5 होते हैं डी के अंदर, एस के अंदर 1, पी के अंदर 3। ठीक है, अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूं इसके अंदर, तो देखो मेरे को मिलेगा कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, वो कहां पे भरा जाएगा, इसमें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद बात आती है लिगेंड पे। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करवा दो, अगर वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं करवाएंगे। लेकिन ये बात इस थ्योरी ने नहीं बताई, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले पढ़ ली। अब देखो इसके अंदर Cl वीक फील्ड लिगेंड है, हेलोजन हाथ नीचे होता है, वीक फील्ड लिगेंड, तो क्या होगा, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। अगर पेयरिंग नहीं करवाएगा तो मेरे को 4 ऑर्बिटल चाहिए खाली, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये चारों ये ऑर्बिटल, ये 3d था, ये 4s था, ये 4p था, ये चारों ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएंगे और ये कंबाइन होके 4 ऑर्बिटल बना देंगे। उनका नाम क्या होगा, चारों का नाम sp3 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। और अब क्या होगा, Cl नेगेटिव आएगा, अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवा देगा इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, और मैंने ये दिखा दिया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आई, तो यानी कि आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, तो आप लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन है जी sp3। ठीक है, फिर मैं बोलूं इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, तो आप ज्योमेट्री क्या बताओगे, sp3 के कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ये होगा टेट्राहेड्रल। हाई स्पिन है कि लो स्पिन, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई मतलब स्पिन ज्यादा है, पेयर हो जाती तो स्पिन कम हो जाती, तो हम बोलेंगे क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, म्यू निकालो, तो म्यू कैसे निकाला जाएगा, म्यू विल बी इक्वल टू √n इंटू n+2, हम वही लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटो। तो देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन,
तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। दिस इंप्लाइज दैट n विल बी इक्वल टू 2, तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि 4 2 जा 8 अंडर द रूट 8 बोर मैग्नेटो। सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी, जो जो इंफॉर्मेशन हमसे पूछी गई थी वो सारी इंफॉर्मेशन हमने इसके अंदर दे दी है। नेक्स्ट इसी तरह का एक कंपाउंड लेता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, दैट इज द NiCN4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट देखो, अगर NiCN4 2 नेगेटिव लूं तो उसके अंदर देखो क्या होगा, NiCN4 2 नेगेटिव। इसके अंदर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, सेम वही काम, हर कॉम्प्लेक्स के अंदर वही काम करना है, बहुत इजी है इसके क्वेश्चन। सब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसमें आप माहिर हैं बता सकते हैं। x प्लस 4 CN है, 1 पे -1 चार्ज, टोटल -2, यानी कि x इज इक्वल टू +2। बात खत्म। निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यही आएगी, कौन सी, 3d8 4s0 4p0 4t0। हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इनके ऑर्बिटल बनाते हैं। ऑर्बिटल बना दो, मैंने बनाया ऑर्बिटल, ये 4s और ये बनाया मैंने 4p, 3d 4s 4p। इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो CN नेगेटिव, कार्बन डोनर कान ऊपर आता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा, इसका मतलब अब पेयरिंग होगी। तो अब पेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरह से आएगा 1 2 1 2 3 4, ये हो गई पेयरिंग। ये 3d था, ये रहा 4s, ये रहा 4p। अब मेरे को 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लिगेंड को 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए मेटल के 4 ऑर्बिटल खाली करवा देंगे। एक तो d वाला हो गया, एक d वाला हो गया, एक s का हो गया और 2 p के चाहिए। अब हो गए 4, यानी कि ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये इंटरमिक्स करेंगे और इंटरमिक्स करने के बाद इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो भी आपका CN नेगेटिव लिगेंड है वो इसके अंदर अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। अगर लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसका मतलब इनके अंदर मैं फीलिंग दिखा देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन CN नेगेटिव से आए हैं। बात खत्म। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2। अगर मैं आपसे पूछूं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो मैंने स्टार्टिंग जो इससे पहले डिस्कस किया है उसके अंदर लिखवाया है। DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर, तो ये कॉम्प्लेक्स होगा। इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री होगी, वो होगी स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री होगी, अब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो स्पिन कम होगी। पहले कितनी थी, हाफ इसकी यानी कि 1 थी। अब ये पेयर हो गया तो प्लस हाफ माइनस हाफ यानी कि 0, तो इसको बोलेंगे हम ये कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बात करें, स्पिन की बात कर ली हमने, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट म्यू बताओ, तो म्यू किसके बराबर होगा, अंडर द रूट n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, n इज इक्वल टू 0, तो म्यू भी कितना हो जाएगा, 0। खत्म। तो इजी था ये। सबसे पहले क्या करना है, कैसा भी कॉम्प्लेक्स मिल जाए मेरे को, कुछ नहीं करना, बस उसके अंदर सबसे पहले उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद जो भी उसमें कैटायन बना या जो भी न्यूट्रल आइटम रह गया, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है तो उसके बाद उसकी क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल बना दो। फिर देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा दो और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग मत करवाओ। लेकिन ये बात इस थ्योरी ने नहीं बताई थी, ये आगे वाली थ्योरी का कंसेप्ट है। नेक्स्ट फिर जितने आपके पास लिगेंड है उतने ऑर्बिटल खाली करवाओ, उनको हाइब्रिडाइजेशन करवा दो, जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी ज्योमेट्री आ जाएगी और उस कॉम्प्लेक्स को देख के हम बता देंगे लो स्पिन है कि हाई स्पिन। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो लो स्पिन, पेयर नहीं हुए तो हाई स्पिन। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड बच गया तो पैरामैग्नेटिक। फिर उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल देंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर होता है अंडर द रूट n इंटू
N+2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के दो एग्जांपल करवाए आपके सामने। अच्छा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? तो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की जो हम बात करते हैं वो करते हैं डी को देखकर, ठीक है। तो डी को देखकर हम बात करते हैं, ये मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर वीबीटी के ही और जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा क्वेश्चंस, और उसके बाद आप कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।